स्वागत है। हम खजुराहो जाते हैं, उस खूबसूरत मंदिर को देखते हैं, हम ताजमहल देखते हैं, खूबसूरत इमारत है, और कहते हैं ये पोइट्री इन स्टोन है। पर हिंदुस्तान में एक आम आदमी आज से 2000 साल पहले क्या कविताएं रचता था, और क्या उन कविताओं को राजाओं की पेट्रनेज मिली थी? प्राकृत भाषा जो हिंदुस्तान में आज से 2000 साल पहले प्रचलित थी, उसमें एक संकलन है, एक एंथोलॉजी है, ओल्डेस्ट पोइट्री की एंथोलॉजी है, वो संकलन है जिसका नाम है प्राकृत में गाथा सप्तशती और संस्कृत में उसका नाम है गाथा सप्तशती। 700 छोटी छोटी कविताएं जो कुछ प्रसंगों के ऊपर, कुछ सिचुएशंस के ऊपर बनी हुई हैं, उनका वो कलेक्शन है। और सबसे यूनिक चीज़ उसकी ये है कि ये संकलन, ये कविताएं एक औरत की ज़बान से लिखी गई हैं। दूसरा, इन कविताओं में कास्ट का कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये कविताएं हमारी सोसाइटी जब कास्ट बेस्ड बन जाती है उससे पहले की हैं। हायरार्की का जिक्र है, राजा है, अमात्य है, इन सब का जिक्र है, पर ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य जो सब हम सुनते हैं उसका कोई उसमें जिक्र नहीं है। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती कामसूत्र की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कामसूत्र, जिसको सारी दुनिया जानती है और पढ़ती है, एक कोडिफाइड तरीका है अपने संबंधों को आगे ले जाने का। पर गाथा सप्तशती अपनी दूसरी कविता में बोलती है कि काम शास्त्र के ज्ञान पे इतराते हो और इन कविताओं को नहीं समझ सकते तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब यदि आप प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं जो कविताओं में आती है, एस्थेटिक्स नहीं समझते हैं, तो कामसूत्र बेकार है। हम सब कामसूत्र के बारे में जानते हैं, पर गाथा सप्तशती के बारे में नहीं। आज आप उसके बारे में जानेंगे। गाथा सप्तशती को समझने के लिए आपको उसकी भाषा जिसमें वो रची गई है उसको समझना ज़रूरी है। प्राकृत भाषा आज से 2000 साल पहले हिंदुस्तान में एक आम आदमी बोलता था। प्राकृत मतलब प्रकृति से निकाली गई, ध्वनि, साउंड के ऊपर बेस्ड ये भाषा थी। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इसकी कोई ग्रामर नहीं थी जैसे संस्कृत की थी। प्राकृत अनस्ट्रक्चर्ड ज़रूर थी, और चूंकि सातवाहन राजा जो आज से 2000 साल पहले थे वो प्राकृत भाषा को प्रयोग करते थे, उनकी बीवियां, उनकी पत्नियां नॉर्थ से थीं जहां संस्कृत प्रचलन में थी। तो इस प्रकार संस्कृत का इफेक्ट प्राकृत भाषा में उनकी पत्नियां अपने साथ लेके आईं, और प्राकृत में ग्रामर और स्ट्रक्चर इवॉल्व करना शुरू करता है जो गाथा सप्तशती में भी रिप्रेजेंट होता है। प्राकृत भाषा जो आम आदमी बोलता था वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग डायलेक्ट्स क्रिएट हो गए थे। मगध में मगधी प्राकृत, आपके महाराष्ट्र में महाराष्ट्री प्राकृत, बंगाल में गौड़ी प्राकृत, जूनागढ़ के एरिया में लटी प्राकृत, कहीं और पैशाची, कहीं और अवंती, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती थी। बट आम आदमी प्राकृत में बात करता था, और इसी वजह से अशोक ने अपने जितने एडिक्ट्स हैं वो मगधी प्राकृत, जिसको पाली के नाम से आप जानते हैं, उसमें ही बनवाए थे। और ये कविताएं भी प्राकृत में ही रची गई हैं, महाराष्ट्री प्राकृत में। ये एक आम आदमी, एक आम औरत की सोच को और सोसाइटी को दर्शाता है। आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। लौटेंगे प्रियतम परदेश से, मैं रूठ जाऊंगी। वे मनाएंगे, मैं रूठ जाऊंगी। वे फिर मनाएंगे, मैं रूठी रहूंगी। क्या ये है मेरे भाग्य में? ये कविताएं पहली शताब्दी से लेके 6ठी शताब्दी के बीच में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोएट्स ने उस टाइम के फोक विजडम्स, फोक स्टोरीज के ऊपर बेस करके बनाई थी। और ये संकलन
अलग अलग जगहों के ऊपर घूमता रहा है हिंदुस्तान में। इसकी कोई 13-14 कमेंट्रीज हैं इसके ऊपर 13th-14th सेंचुरी में, और इसकी अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग अलग जगहों के ऊपर हिंदुस्तान में पाई गई हैं। एक औरत की जबान से उसके सेंटिमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था और गाया जाता था उस टाइम के समुदाय में। ये इन कविताओं की खूबसूरती है। और ये कविताएं ताप्ती रिवर जो सूरत में है उसका जिक्र करती हैं, मुराला रिवर जो केरला में है उसका जिक्र करती हैं, विंध्या का जिक्र करती हैं, विंध्य रेंज जो माउंटेन्स की है उसका जिक्र करती हैं। ये महाराष्ट्र के और साउथ के कुछ एरियाज़ का जिक्र करती हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये कविताएं इन्हीं जगहों पर रची गई थी। और इन कविताओं का ऑथरशिप पहली शताब्दी में एक राजा थे, कुंतल जनपद के सातवाहन राजा थे, जिनका नाम था हल। हल का मतलब प्लो, जो खेत में जोतने के लिए काम किया जाता है। तो राजा हल के नाम से इस संकलन का नाम दिया गया। और स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इनमें से कोई सिर्फ 44 जो छोटी छोटी पोएम्स हैं सिर्फ वही राजा हल ने बनाई थी, और बाकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने बनाई है। और कई जगहों के ऊपर राजाओं का नाम भी इन कविताओं में दिया हुआ है। मतलब इन कविताओं को राजाओं ने भी पेटनेज दी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये कविताएं सीख देती हैं, ये कविताएं सेंटिमेंटल भी देती हैं, भावमय, भाव को आपके सामने रखती हैं। ये कविताएं सेंशुअस हैं और ये कविताएं इरोटिक हैं, कामुक हैं। इनमें एक्सप्लिसिट कविताएं भी हैं जो कामुक कविताएं हैं, और बहुत सेंटिमेंटल कविताएं भी हैं। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। प्रियतम, मुझे मेरा जीवन प्रिय है तुमसे भी अधिक, इसीलिए मैं तुम्हारी हर बात मानती हूं, क्योंकि तुम बिन मेरा जीवन है ही नहीं। एक और उदाहरण देता हूं आपको। प्रसंग यह है कि पति ने एक और संबंध कायम किया है और पत्नी नाराज है। तो पत्नी कहती है अपने पति को, जाओ छोड़ो मुझे मेरे आंसुओं के सहारे, कहीं तुम्हें भी दुख न हो, यदि छोड़ दे वो, देखते तुम्हें मेरे आंसू पोंछते। गाथा सप्तशती हमें उस समय के राजाओं के साथ रिलेट करती है, उस समय की सोसाइटी के साथ रिलेट करती है। उस वक्त हम क्या खाते थे, क्या हम पल्सेस खाते थे, कॉटन की ग्रोथ के साथ रिलेट करती है। कैटल सबसे बड़ी वेल्थ कैटल की थी, ये बताती है। वो हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है, उस समय की सोसाइटी के बारे में बताती है। और गाथा सप्तशती एक औरत की ज़बान से हमको बताती है कि उस समय हम कितने लिबरल थे इन संबंधों को एक आम सोसाइटी के लेवल पे डिस्कस करने के लिए। एक और उदाहरण देता हूं आपको सेंशुअस पोएट्री का। बहुत दिनों के बाद पति घर आते हैं और फिर कुछ समय बिताने के बाद वापस जाने की बात करते हैं किसी काम से। तो पत्नी कहती है, मेरे उलझे बाल अभी सुलझे भी नहीं और तुम जाने की बात करते हो। दूसरा उदाहरण सुनिए। कुत्ता मर गया है, सास सोई है, पति परदेस है, भैंस को मैंने चरने छोड़ दिया है। हमारे बारे में कौन किसको क्या बता पाएगा। ये एक प्रेमी प्रेमिका अपने मिलन के बारे में बात कर रहे हैं। एक और सुनिए, ये सेंशुअस पोएट्री का एक और उदाहरण। तुम्हारे अधरों का स्वाद यदि जानते तो देवतागण समुद्र मंथन न करते अमृत पान के लिए। ये समुदाय हमारे बुजुर्ग
हिंदुस्तान में आज से 1800 साल पहले सोसाइटी लेवल के ऊपर इन कविताओं को गाया करते थे और इनको राजाओं की पेट्रनेज थी। इस एस्थेटिक्स को अगर हम समझते हैं तो हम अपने पास्ट को, हिंदुस्तान के पास्ट को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं और हम अपने कल्चर को एक अलग एप्रिसिएशन रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि गाथा सप्तशती हम कैसे कह रहे हैं कि पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में ही संकलित की गई है। 640 एडी में बाणभट्ट हर्ष चरित्र की रचना करते हैं, ये हमें पता है, ये डेट हमारे सामने है। हर्ष कन्नौज के राजा थे नॉर्थ इंडिया में, और बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र के प्रीफेस में गाथा सप्तशती का जिक्र किया है। तो इसका मतलब कि 640 एडी से पहले गाथा सप्तशती कंपाइल हो चुकी थी और प्रचलन में थी, अलग अलग पोएट्स के द्वारा लिखे होने के बावजूद। और नॉर्थ में इसके बारे में लोगों को पता था क्योंकि कन्नौज नॉर्थ में है और ये लिखी जा रही थी महाराष्ट्र में और निचले एरियाज में। प्राकृत भाषा कोई 9वीं शताब्दी के पास आते आते प्रचलन में से हट गई थी और संस्कृत और बाकी भाषाओं ने टेक ओवर कर लिया था। तो उसके साथ साथ गाथा सप्तशती धीरे धीरे हिस्ट्री में इंस्पाइट के 13वीं 14वीं शताब्दी में उसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई हैं, पर हम लोग गाथा सप्तशती के बारे में भूल गए। और ऑलमोस्ट 1000 साल के बाद एक जर्मन आता है हिंदुस्तान में, एल्ब्रेख वेबर ने इन सबको एक साथ जोड़ा तो उसके पास कोई 17 मैन्युस्क्रिप्ट्स आई, जिसमें टोटल जो कविताएं थी वो कोई 984 थी, और उन 984 में से सिर्फ 430 सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में कॉमन थी। और 1881 में वो गाथा सप्तशती की पहली ट्रांसलेशन करता है जर्मन भाषा में, और लोगों के सामने गाथा सप्तशती आ जाती है और उसके एस्थेटिक्स आ जाते हैं, और कामसूत्र के बिल्कुल ऑपोजिट एंड के ऊपर गाथा सप्तशती को रखा जाता है, एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। संस्कृत ट्रांसलेशंस होती हैं। उसके बावजूद हिंदुस्तान में गाथा सप्तशती को वो जगह नहीं मिलती है जो कामसूत्र को दी जाती है। गाथा सप्तशती की मराठी में ट्रांसलेशंस होती हैं 1956 में। उसके बाद 1970 में राधा गोविंद बसक इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं। इटालियन में ट्रांसलेशंस होती हैं, तेलुगु में ट्रांसलेशंस होती हैं, बहुत सारी इसकी ट्रांसलेशंस होती हैं, पर आम आदमी आज की डेट में गाथा सप्तशती के बारे में उतना नहीं जानता है जितना गाथा सप्तशती के बारे में हमारा समुदाय कम्युनिटीज जानती थी आज से 1800 साल पहले, क्योंकि ये एक कॉमन लैंग्वेज थी प्रेम की। आपको मैं इसकी इरोटिक पोएम्स की 2 एग्जाम्पल्स रखता हूं। गांव जल गया है और एक नवयुवती, एक खूबसूरत बाला उस भगदड़ में शामिल है। तो कविता क्या कहती है? सारा गांव जल गया, इतने जवान मर्दों के रहते भी कोई मदद को ना आया, कोई पानी लेके नहीं आया बुझाने के लिए। सारा गांव जल गया, इतने जवान मर्दों के रहते भी भगदड़ में सभी देख रहे थे तुम्हारे वक्ष के हिंडोलों को। ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म था जिसके बारे में बात की जाती थी। दूसरा उदाहरण सुनिए। मेरे अंग वस्त्रों की डोरियां न मिलने पर मेरे पति की उलझन पे प्यार आया। उसे पता न था मैंने उन्हें पहले ही खोल रखा था। हिंदुस्तान का पास्ट आपके सामने है और आप कहेंगे कि क्या ये कविताएं सिर्फ सेंटिमेंटल और सेंशुअस और इरोटिक ही हैं? नहीं, ये कविताएं अपने आप में सीख भी देती हैं, और ये सीख का एक उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं। आग निर्वासित के चूल्हे में और यज्ञशाला में समान जलती है। किसी भी कैसी भी परिस्थिति में व्यवहार समान रखें।